हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जैसे आपने रे ऑप्टिक्स वाली वीडियो में देखा था, दो टाइप ऑफ एमसीक्यूज गिवन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। पहला एमसीक्यू जो फर्स्ट टाइप के एमसीक्यूज है उसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है। जो दूसरे सेकंड टाइप ऑफ एमसीक्यूज है उसके अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस पॉसिबल है। तो मतलब जैसे यूजुअली एमसीक्यू में 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, उन वाले में 1, 2, 3 या फिर चारों के चारों ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, कोई नंबर गिवन नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ एमसीक्यूज करने वाले हैं। सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्मॉल रहने वाली है, अराउंड सिर्फ 4 या 5 ही एमसीक्यू क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स से, बट चारों पांचों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। हम सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो ऑन एमसीक्यूज ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रियस्टर्स एंगल मेंशन है, मतलब पोलराइजेशन के ऊपर है। पोलराइजेशन अब आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, सो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। स्टिल अगर आपने कहीं भी पढ़ा या आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एक बार खुद से देख सकते हो, ठीक है। इफ़ यू वांट तो आप कमेंट्स में वो डाल सकते हो अपना, तो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट सिलेबस में नहीं है तो इसलिए अभी के लिए हम स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? कंसिडर सनलाइट इंसिडेंट ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 10⁴ एंगस्ट्रॉम। मतलब स्लिट की विड्थ गिवन है कितनी? 10⁴ एंगस्ट्रॉम। क्या बोला है? द इमेज सीन थ्रू द स्लिट शैल। 4 ऑप्शंस है, इमेज के बारे में बताना है। फाइंड शार्प स्लिट, वाइट इन कलर एट द सेंटर। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि स्लिट की विड्थ गिवन क्यों है, ठीक है। हमें पता है कि जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, करेक्ट। 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में उसकी क्या कहते हैं रेंज होती है वेवलेंथ की। किसकी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं? विजिबल लाइट की, ठीक है। हमने अब ये देखना है कि क्या यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 कोहेरेंट सोर्सेज तो है नहीं, एक ही स्लिट है। तो अब डिफ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? डिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कब ऑब्जर्व कर पाओगे? डिफ्रैक्शन सिर्फ तभी होगा जब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज कंपेरेबल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या बोला है? 10⁴ यानी कि 10,000 एंगस्ट्रॉम, और वेवलेंथ की रेंज कितनी है? 4000 से 8000। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 10,000 इज कंपेरेबल टू 8000? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रही होगी। डिफ्रैक्शन क्या होता था? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ ऑब्स्टेकल। तो कॉर्नर से लाइट, जैसे अगर ये ऑब्स्टेकल है तो कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है। डिफ्रैक्शन बट किसी स्पेसिफिक कंडीशंस में ही अगर होता है, तो क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो डिफ्रैक्शन के केस में हमने कैसा पैटर्न देखा था? डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है वो ब्राइटेस्ट होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा पे सारे कलर्स आपको दिखते हैं। तो सारे कलर्स दिखते हैं मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कैसा दिखता है? व्हाइट कलर का। और सेंट्रल के बाद, मतलब सेंट्रल के ऊपर जाओगे, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे आओगे, तो आपको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए फिर? कि फाइंड शार्प स्लिट वाइट इन कलर एट द सेंटर। ऑप्शन ए विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन की सेंट्रल मैक्सिमा की बात हो रही है। सेंट्रल मैक्सिमा कैसा होगा? व्हाइट इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। क्या बोला है? कंसिडर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन टू द स्लैब ऑफ ग्लास। एक ग्लास स्लैब में आपने लाइट रे इंसिडेंट करा दी, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है? n। क्या बोला है? ऑफ विड्थ d एट एन एंगल थीटा। मतलब यहाँ पर आपने लाइट रे इंसिडेंट कराई, कितने एंगल पे इंसिडेंट कराई थी? थीटा एंगल पे, ठीक है। क्या बोला है? फेज डिफरेंस बिटवीन द रे रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस ऑफ द ग्लास एंड द बॉटम सरफेस। मतलब देखो, यूजुअली हमने क्या पढ़ा था? जैसे रे ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा कि लाइट रे इंसिडेंट हुई, वो रिफ्रैक्ट होएगी और रिफ्रैक्शन के बाद फिर निकल जाएगी। बट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो मान लो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई थी, ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। ये एंगल आर था, ये एंगल भी आर होगा। ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे हमने बोला था कि ये वाला एंगल भी आर है। हमें क्या बताना है? अगर मैं नेमिंग करूँ थोड़ी सी, अगर ये बी ई, ये ए बी सी और डी, वो ई हो गया, ये एफ। हमें ये बोलना है, क्या बोला है? फेज डिफरेंस बिटवीन रे रिफ्लेक्टेड बाय द टॉप सरफेस। टॉप सरफेस ने कौन सी रे रिफ्लेक्ट की? बी ई।
और बॉटम सरफेस ने कौन सी रे रिफ्लेक्ट की है, CF। हमें BE और CF वाली रे के बीच का फेज डिफरेंस बताना है कि कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो छोटी सी डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ चीज हमें करनी है। देखो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितना टाइम BE रे को रिफ्लेक्ट होने में लगा होगा और CF रे को रिफ्लेक्ट होने में लगा होगा, उतनी ही देर में B से C पर आ गई होगी ये लाइट। मतलब लाइट रे AB रिफ्लेक्ट हुई, BC रिफ्लेक्ट हुई। हम ये बोल रहे हैं कि जितनी देर में BE और CF के बीच का जो टाइम डिफरेंस होगा रिफ्लेक्शन का, उस टाइम डिफरेंस में ये वाली जो ओरिजिनल रे थी वो B से C पॉइंट पे आई होगी। अगर वो B से C पॉइंट पे मान लो DT टाइम में आई, छोटा सा टाइम ले लेते हैं, तो वो टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया, BC डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी होगी, अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उसको हम बोल देते हैं V, ठीक है। मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे स्पीड ले ली C, यहाँ पर स्पीड ले ली V। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर किससे डिनोट करते हैं, C से। मुझे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ये भी पता है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, तो N किसके इक्वल होगा, C बाय V के, ठीक है। तो V को किसके इक्वल लिख सकते हैं हम यहाँ से, C बाय N के। अब सिंपल सी चीज करनी है, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं हम। तो cos r किसके इक्वल होगा, cos r हमको लिखना है। मुझे क्या बोला है, इसकी विड्थ गिवन है, मुझे इस ग्लास स्लैब की विड्थ गिवन है, विड्थ D। मुझे ये चीज गिवन है कि कितनी विड्थ का ग्लास स्लैब है। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं कि cos r की वैल्यू क्या हो जाएगी, D अपॉन BC। ये cos r क्या हो जाएगा, अगर इस ट्रायंगल में आप cos की वैल्यू लिखोगे, cos क्या हो जाएगा, बेस कितना है D के बराबर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना था, BC की को हम सब्स्टिट्यूट किससे कर सकते हैं, या फिर cos r है, BC को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, D अपॉन cos r। इस वाली चीज को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये क्या हो गया, D अपॉन V cos r, करेक्ट। और V को अब हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, D अपॉन V को लिख दो C बाय N, CN cos r। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और मुझे और क्या पता है, N और किसके इक्वल होगा, साइन थीटा बाय साइन r के, मतलब साइन I बाय साइन r, I की जगह क्या ले रहे हैं, थीटा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि साइन r इज इक्वल टू साइन थीटा बाय N। और अब यहां से साइन r पता लग गया, cos r मुझे पता है, हम ये लिख सकते हैं कि cos r किसके इक्वल होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर r के। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय n स्क्वायर, करेक्ट। अब इस चीज को ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। मान लो टाइम dt से अगर आप t मान रहे हो, ठीक है, तो टाइम वाले एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको जब आप ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो t किसके इक्वल आया, D अपॉन cos r डिवाइडेड बाय C बाय N था। cos r की जगह सब्स्टिट्यूट करना है D बाय √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय N स्क्वायर डिवाइडेड बाय C बाय N, ठीक है। ये चीज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इस चीज को जब आपने सब्स्टिट्यूट करा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट्स में से n स्क्वायर माइनस 1 करके आप इसको लिख सकते हो। फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, मैंने t निकाल लिया। ये एक्सप्रेशन को एज इट इज रहने देते हैं। फेज डिफरेंस कैसे निकलता है, फेज डिफरेंस हो जाएगा आपका 2π/t इंटू dt। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, 2π/t इंटू dt। तो 2π/t इंटू dt की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपने निकाला है। तो जब आप एक्सप्रेशन निकालोगे, ऑल्दो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट एग्जाम्पलर में क्योंकि गिवन है तो इसलिए पूछा जा सकता है। जब आप उसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आगे सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी जो पावर आएगी आपकी 1/2 के फॉर्म में। तो आपका जो आंसर है वो कुछ ऐसा ऑप्शन ए जैसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक बार वैल्यू पुट कर सब्स्टिट्यूट कर क्रॉस चेक करना है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सोर्स क्या थी, व्हाइट लाइट। वन ऑफ द होल्स इज कवर्ड बाय रेड फिल्टर, अनदर बाय ब्लू फिल्टर। यानी कि एक स्लिट से, एक होल से रेड कलर की लाइट आएगी, दूसरे होल से ब्लू कलर की लाइट आएगी। आपसे क्या पूछा है, इन दिस केस ऑल्टरनेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ रेड ब्लू इज ऑब्जर्व्ड, नहीं। दे शैल बी इंटरफेरेंस पैटर्न, नो।
देयर शैल बी नो इंटरफेरेंस फ्रिंज। दिस विल बी आर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ तभी देखने के लिए मिलती है जब दोनों लाइट सोर्सेस कोहेरेंट हो। कोहेरेंट कब होंगे? जब मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करें। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमने कलर ही चेंज कर दिया, एक रेड कलर है एक ब्लू कलर है, तो रेड और ब्लू की क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो रेड और ब्लू वाले सोर्सेज होंगे वो कोहेरेंट नहीं होंगे। अब क्योंकि वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है तो इसीलिए कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फिगर में आपको एक्सप्लेन, अब क्वेश्चन आपको एक बार रीड आउट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि S से दो स्लिट्स है S1 S2, S से जो लाइट रे इमर्ज हुई वो S1 S2 दो होल से गई। S1 S2 के बाद यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा रखी है, P आपका सेंटर है, P से P1 P2 पे ये दोनों पॉइंट्स मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, P1 P2 आर मिनिमा पॉइंट्स। उन्होंने क्या करा, P1 पे तो ठीक है, P1 पे नॉर्मल स्क्रीन थी, P2 वाली जगह पे स्क्रीन इस वाली फर्स्ट स्क्रीन में होल कर दिया। होल करने के बाद P2 से अब लाइट वापस S3 और S4 दो स्लिट से जा रही है और फिर ये वाली लाइट जब जाके आगे स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रही है जो सेकंड स्क्रीन है उस पे पूछा है कि क्या ऑब्जर्व होगा। क्या बोला है? P2 on the screen there is a hole behind P2 is a second two slit arrangement with slits S3 and S4 and second screen behind them। आपसे 4 ऑप्शन पूछे हैं। क्या? पहला ऑप्शन बोला है कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा सेकंड स्क्रीन पे बट इट वुड बी लाइटेड, मतलब इल्यूमिनेशन होगी बट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ से लाइट रे गई, यहाँ पे मिनिमा बना, कोई बात नहीं, मिनिमा पे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो मतलब इंटरफेरेंस तो हो ही रही है इसलिए मिनिमा मैक्सिमा मिल रहा है। तो यहाँ पे मिनिमा अगर है, अगर मैंने उसको स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की जगह उसमें होल कर दिया तो लाइट फर्दर आगे प्रोपोगेट होगी, आगे वापस नॉर्मली प्रोपोगेट होगी जैसे यहाँ से हुई थी, यहाँ से प्रोपोगेट होगी वापस सेकेंड स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए नो इंटरफेरेंस पैटर्न कहना गलत होगा। सेकेंड स्क्रीन वुड बी टोटली डार्क, नो। थर्ड में क्या बोला है? सिंगल ब्राइट पॉइंट मिलेगा सेकंड स्क्रीन पे, नहीं। देयर वुड बी अ रेगुलर टू स्लिट पैटर्न ऑन द सेकंड स्क्रीन। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो एक बार आपको बाकी क्वेश्चंस तो सिंपल थे, एक बार ये थर्ड वाले क्वेश्चन को आपको दोबारा से करके देखना है। स्टिल अगर कोई डाउट हो तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू कैसे कर रहे हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं क्या करा था हमने। हमसे क्या पूछा है? BE और CF वाली रे में पूछा है कितना फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप पार्ट डिफरेंस निकाल लोगे तो फेज डिफरेंस भी आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने बेसिक स्नेल्स लॉ लगाया पहले और हमने ये बोला कि BE और CF के अंदर जो टाइम डिफरेंस होगा वो टाइम डिफरेंस सेम होगा जितने टाइम में B से C तक पार्टिकल ने ट्रैवल करा होगा। रे ने B से C पॉइंट में जितने टाइम में ट्रैवल करा वही सेम टाइम डिफरेंस होगा BE और CF के ओरिजिनेशन में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है? फेज डिफरेंस बताना है। अगर टाइम डिफरेंस पता लग गया तो फेज डिफरेंस भी उसी से पता लग जाएगा। अगर मुझे टाइम डिफरेंस dt पता है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 2π/t मतलब ओमेगा 2π/t इंटू dt से फेज डिफरेंस पता लग जाएगा। तो मैंने क्या करा था फिर, मैंने पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से वो स्मॉल dt टाइम लिख लिया BC/v। फिर मैंने स्नेल्स लॉ लगाया, मैंने v को क्या लिखा? C/n, C बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मैंने साथ साथ ये वाला ट्राइंगल यूज करते हुए इस ट्राइंगल में cos r की वैल्यू लिख ली। cos r की वैल्यू क्या थी? जो ये विड्थ गिवन थी ग्लास स्लैब की d डिवाइडेड बाय जो इसका हाइपोटेन्यूज है b इंटू सी। BC वाला जो रे है वो कॉमन है, BC की हेल्प से हम सारे फॉर्मूला को लिंक कर पाएंगे। स्टिल अगर आपको एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देखना है तो आप ऐसे 3-4 इक्वेशंस में आप नोट डाउन कर सकते हो। dt, पहली इक्वेशन थी dt इज इक्वल टू BC/v। दूसरी इक्वेशन आई थी हमारी v इज इक्वल टू C/n। तीसरी इक्वेशन आई थी BC इज इक्वल टू d/cos r। फोर्थ इक्वेशन आई थी हमारी dt इज इक्वल टू d/cos r डिवाइडेड बाय C/n। ये थी हमारी फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद हमने क्या करा था? स्नेल्स लॉ यूज करा कि n किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा बाय साइन आर के, और साइन आर हमने निकाला साइन थीटा बाय n के इक्वल। फिर हमने साइन आर की हेल्प से सब्स्टिट्यूट करा कॉस आर को। कॉस आर किसके इक्वल हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। साइन आर मेरे पास यहाँ से आया था, इससे मैंने कॉस आर लिखा। कॉस आर जो मेरा आया मैंने सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैंने जो ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी और सेकंड इक्वेशन आई थी इसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा यहाँ पर BC वाले एक्सप्रेशन में। जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करा, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद
मैंने डी टी निकाला, यहाँ पर सारी सब्स्टिट्यूशन कर दी, कॉस आर की जगह ये जो एक्सप्रेशन से वैल्यू आएगी ये सब्स्टिट्यूट करी, इसको फिर सिंप्लीफाई करा। तो फाइनली जो आपका डी टी का एक्सप्रेशन आएगा, इफ यू वांट टू चेक, तो डी टी का एक्सप्रेशन आपका कैसा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय एन स्क्वायर रेज टू द पावर -1/2। उसके बाद आपने फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/t इंटू डी टी। ठीक है, डी टी आप एज इट इज इसको यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। 2π/t को कैसे लिख सकते हो, t की वैल्यू 2π/t की जगह क्या लिख सकते हो, 2π इंटू एन डी डिवाइड बाई 1/v इंटू वी लैम्डा, v से v कट जाएगा, 2π/λ इंटू एन डी इंटू 1 माइनस ऐसा आपको बचेगा, ये आया d5। फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस आपको कितने के बाद देखने के लिए मिलेगा, पाई डिग्रीज के बाद। तो इसीलिए जो आपका फाइनल फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, इस d5 के अंदर पाई प्लस कर देना है आपको। इस तरीके से हमारा आंसर आया था। तो ऑप्शन एटलीस्ट याद रख लेना, पेपर में अगर पूरा प्रोसेस नहीं भी याद हो, एमसीक्यू में ही, एमसीक्यू फॉर्म में ही आएगा अगर आया तो बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज वीडियो, आर क्वेश्चंस। ऑल्दो 4-5 क्वेश्चंस ही थे बट थोड़े से इंपॉर्टेंट और थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। एंड आई ऑल्सो होप कि आपने रे ऑप्टिक्स वाली वीडियो भी देखी है। रे ऑप्टिक्स के चैप्टर के लिए, इवन फॉर ऑल द चैप्टर्स, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दैट कंटेंट. I hope you found this content helpful. If you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.